यार हेलो एल्केन इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि इसके ऊपर ना क्लास ट्वेल्थ में एक चैप्टर बना दिया गया है। तुम खुद सोचो, हेलो एल्केन और हेलो एरीन इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके नाम पे एक चैप्टर बना दिया गया है क्लास ट्वेल्थ में। और जब ये कंपाउंड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्या हमें इसका प्रिपरेशन पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? एटलीस्ट हमें ये मालूम होना चाहिए कि नहीं मालूम होना चाहिए कि हेलो एल्केन बनता कैसे है, किन कंपाउंड से बनता है। तो फिर ठीक है, अगर मालूम होना चाहिए तो आज का मेरा ये लेक्चर इसी बात पे डेडिकेटेड है। हेलो, मेरा नाम पीयूष त्रिपाठी है और आज के लेक्चर में जो है मैं आपको हेलो एल्केन प्रिपेयर करना सिखाऊंगा। लास्ट लेक्चर की अगर बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है ये डिस्कस किया था कि हेलो एल्केन को किन किन कंपाउंड से बनाया जा सकता है। मतलब हेडिंग का नाम था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। और वहां हमने ये सीखा था कि हेलो एल्केन को हम बना सकते हैं एल्कोहल से। देखो, एल्कोहल से हेलो एल्केन को बनाया सकता है। एल्कोहल बोले तो ROH। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया होगा फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से भी हेलो एल्केन को बनाया सकता है। एल्कीन मतलब C डबल बॉन्ड C हो, बाकी चाहे जो भी हो सब एल्कीन में ही आएगा। और थर्ड क्या बताया था? थर्ड हमने आपको बताया होगा हैलोजन एक्सचेंज। ये एक ऐसी रिएक्शन कराना जिसमें हैलोजन का ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, ये मेथड जो होता है हैलोजन एक्सचेंज, ये बेसिकली तब लगता है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड तब लगता है जब हमारा पर्पस फ्लोरीन वाला हेलो एल्केन या फिर आयोडीन वाला हेलो एल्केन बनाना हो। यानी सीधे सीधे बोलूँ तो फ्लोरो एल्केन और आइडो एल्केन बनाना हो, तभी हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। इन सारे मेथड में सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनता है। बाकी सब तो बाद में देखेंगे, अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनता है वो सबसे पहले देखेंगे। तो अगर हम प्रेफर करें एनसीईआरटी को, तो एनसीईआरटी में ये देखो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स दिया गया है फ्रॉम एल्कोहल। ये जी यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ आके खत्म हो जाता है, इतने में खत्म है। और तुमको तो पता ही है, एनसीईआरटी तो समझो गागर में सागर है। सारी लाइन को डिकोड कर करके हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मैं इन सारी लाइंस को डिकोड करके बताता हूँ। अगर यहाँ आप देखते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको 6 ऐसे रिएक्शन दिख रही हैं जिसमें हर रिएक्शन में अल्कोहल से फाइनली क्या बनाया गया है। हर रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो अल्कोहल से बनाया गया है हेलो एल्केन। देखो ना इधर, RCl RBr RX RCl RX RCl। अगर तुम ध्यान से देखो तो बन तो सब में हेलो एल्केन रहे हैं, लेकिन कुछ में लिखा हुआ है RX और कुछ में लिखा हुआ है RCl। देखो, जिसमें RCl मेंशन है इसका मतलब बनेगा तो इसमें हेलो एल्केन, लेकिन सब टाइप का हेलो एल्केन इसमें नहीं बन पाएगा। तुम इसमें सोचो ब्रोमो एल्केन बना ले तो नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरो एल्केन बनेगा। ऐसे ही ये वाला मेथड देखो, इसमें देखो RBr लिखा है, और कहाँ RBr लिखा है? इसी में लिखा है सर। तो ये वो मेथड है जिससे सिर्फ और सिर्फ RBr बनेगा। तो ये मतलब हुआ इसका। चलिए इन सारे मेथड को डिटेल में हम समझते हैं। इस लिस्ट को हम अपने हिसाब से लिखते हैं। और यहाँ पर अगर तुम लिस्ट पढ़ रहे हो तो तुमको 6 दिख रहे हैं रिएक्शन, बट अगर तुम इन टेक्स्ट को पढ़ोगे ना तो तुमको एक और दिख रहा होगा RI करके बनाने का। ये भी मैं तुमको सिखाऊंगा, तो टोटल 7 रिएक्शन हो जाएंगे। सबके बारे में मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो सारी टेंशन को साइड रख दो और आके पढ़ना शुरू कर दो। अगर पहली बार आ रहे हो तो पढ़ के ही जाओ पूरा। थोड़ा सा आगे चले जाते हो तो मेरे लिए डिमोटिवेशन हो जाता है। बताऊंगा अपने डिमोटिवेशन की स्टोरी कभी बाद में, अभी पढ़ा रहा हूँ बाद में बताता हूँ। चलो देखते हैं। देखो यार, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनता कैसे है वो जानने से पहले अगर तुम थोड़ा सा टाइम एक और चीज पे इन्वेस्ट कर लोगे ना तो तुम्हारे लिए इस चीज को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और फिर तुम जितनी भी वीडियोस देख रहे हो इधर उधर जहाँ पे तुम बार बार थोड़ा थोड़ा समझ के आ जाते हो, वो काम नहीं होगा। उसमें गलती किसी और की नहीं, तुम्हारी है। तुम्हें वो चीज सीखनी ही पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, एक रिएक्शन होती है। याद रखना, जब भी कोई एक निगेटिव निगेटिव एंटिटी हो, कोई निगेटिव एंटिटी हो, उसको कोई उसको क्या किया जाए, उसको किसी दूसरी निगेटिव एंटिटी के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाए। थोड़ा और अच्छे से बोलता हूँ, निगेटिव एंटिटी इन द सेंस न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल वर्ड को ध्यान से सुनो तो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और फाइल मतलब लवर। न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव लवर। अब पॉजिटिव लवर हमेशा कौन होता है? निगेटिव चीज। इसीलिए मैंने निगेटिव एंटिटी बोला। और इधर भी हमने ले लिया क्या? न्यूक्लियोफाइल। तो जब एक न्यूक्लियोफाइल को
दूसरा न्यूक्लियोफाइल आए और हटा दे, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल आए और डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो आगे चल के तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बताया दे रहा हूं, ये कब लगेगा, जब एक निगेटिव एंटिटी को यानी एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल हटाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें, मान लो मेरे सामने कहीं लिखा है ROH, ठीक है, प्लस मैंने लिख दिया HX, या फिर HCl लिख देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब इसमें जो OH लिखा है बेटा, OH, क्या ये एक न्यूक्लियोफाइल है? ऑब्वियस सी बात है, ये हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, तो निगेटिव एंटिटी हुआ, ये जरूर से जरूर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तुम जानते हो जिस भी चीज के ऊपर निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, देखो ऐसे देखो, ये देखो इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और HCl में Cl क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि Cl के पास भी क्या है, लोन पेयर्स, 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये भी हुआ एक न्यूक्लियोफाइल, और ये भी क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल, दोनों को हमें साइन किए दे रहे हैं, ये भी हुआ एक न्यूक्लियोफाइल और ये भी हुआ एक न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देगा किसी जुगाड़ से, तो क्या बन जाएगा, RCl प्लस ये OH यहां से हटेगा, इधर आ जाएगा H2O। तो देख सकते हो यहां पर बन गया RCl, जो कि एक हैलो एल्केन है। और इस तरीके की जो रिएक्शन होती है, जो मैंने भी आपके सामने लिखा है, इस तरीके की ही रिएक्शन को हमने क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब मेरे भाई, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये बेसिकली कई तरीके की होती है, जिनमें से सबसे ज्यादा फेमस कौन कौन है, एक होता है SN1, एक होता है SN2, ये दोनों ज्यादा फेमस है। एक SNI भी होता है, पर इसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो SN1 और SN2 दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तुम थोड़ा सा सुन लो। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि SN1 और SN2 क्या होते हैं। ज्यादा डिटेल में तो अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि डिटेल स्टडीज का इसी चैप्टर में है आगे, केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट में। पर थोड़ा सा समझो, मान लिया जो हमारा ROH था, नीचे बताते हैं, ठीक है, मान लिया जो हमारा ROH था, रंग बदल देता हूं पहले, जो हमारा ROH था, समझना बात को, इस पे कोई नया न्यूक्लियोफाइल आए, कोई नया न्यूक्लियोफाइल आए, और वो क्या करे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाए इसके साथ, फिर हद से गुजर जाए। मेरा मतलब, कहने का मतलब ये है कि धीरे, देखो अगर ROH कहीं लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ऑक्सीजन वाला पार्ट निगेटिव है, और एल्किल वाला पार्ट जो कि कार्बन कंटेनिंग है, वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो न्यूक्लियोफाइल खुद भी निगेटिव है, तो निगेटिव चीज हमेशा किससे जुड़ना चाहती है, हमेशा पॉजिटिव चीज के ऊपर अटैक करना चाहती है। निगेटिव चीज हमेशा पॉजिटिव चीज के ऊपर अटैक करना ही चाहती है, ये देखो इसके ऊपर वो जुड़ना चाहती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, नेक्स्ट टाइम में बताता हूँ, जो न्यूक्लियोफाइल है ये वाला, ये न्यूक्लियोफाइल, ये धीरे धीरे क्या करता है, पीछे से आर के ऊपर चिपकने लगता है। धीरे धीरे ये आर के ऊपर धीरे धीरे करके चिपकने लगता है, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से आर से अटैच नहीं हुआ है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल अभी पूरी तरीके से आर से अटैच नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। और धीरे धीरे जो आर और ओ के बीच का रिश्ता है, वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, तो इसको भी हम डॉटेड लाइन से दिखा दिए। अब थोड़ी देर बाद और क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आर के साथ बिल्कुल मजबूती से चिपक जाएगा, और OH जो हमारा है हाइड्रोक्सिल आयन, वो बाहर निकल जाएगा। इस तरीके की जो रिएक्शन होती है, इनको हम बोलते हैं SN2। इस तरीके की रिएक्शन क्या बोलते हैं, SN2, SN2 बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में शायद बताया दे रहा हूं, लेकिन सुन ही लो, 2 बार पढ़ लोगे नुकसान नहीं हो जाएगा। और अगर ऐसा ना होता, बल्कि सिचुएशन कुछ ऐसी रही होती, कैसे सिचुएशन रही होती, ध्यान से सुनना, कि पहले हो ROH, ठीक है, और यहां हो न्यूक्लियोफाइल, तो सम टाइम क्या हो सकता है कि ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करने ना जाए, बल्कि पहले किसी ऐसे, हम इसको सॉल्वेंट में डाल दें, इसको किसी ऐसे सॉल्वेंट में डाल दिया, इस पूरे कंपाउंड को, अल्कोहल को किसी ऐसे सॉल्वेंट में डाल दिया कि आर और OH के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाए, और टूटने के बाद क्या हो जाएगा, R प्लस प्लस OH माइनस, ये अलग हो जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया एक R प्लस बोले तो क्या होता है बेटा, इसमें जरूर, जाहिर सी बात है, एल्किल ग्रुप है अगर, तो इसमें कार्बन जरूर रहा होगा, और कार्बन है और प्लस चार्ज है, इसलिए इसको हम क्या नाम दे देंगे, कार्बोकेटायन। तो इसमें कार्बोकेटायन बना। तो देखो ध्यान से, अगर तुम पहले थोड़ा सा सुन लो ध्यान से इसको,
तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें क्या बना, कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हुआ। इसमें क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हुआ। और ऊपर वाले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन नहीं हुआ था। तो जब भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे SN1। और जब कार्बोकेटायन ना बने, एक न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे अपना रिश्ता मजबूत करता जाए और दूसरा वाला धीरे धीरे अपना रिश्ता कमजोर करता जाए, इस तरीके का रिएक्शन हो तो उसको हम बोलेंगे SN2। तो SN2 और SN1 में अंतर समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा काम की बात इसमें और बता दे रहा हूँ, जो सच में काम की चीज है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो SN1 में क्या होना होता है भाई, कार्बोकेटायन बनना होता है। SN1 में कार्बोकेटायन बनना होता है। अब मेरे भाई कार्बोकेटायन बनना है, मतलब R के ऊपर प्लस आना है। ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने 3 कंपाउंड लिखता हूं, RCH2, OH, RCH, R-OH, और एक और लिख देते हैं RC, R-, R-OH। कौन, थोड़ा हिंदी में ही लिख दे रहा हूं, दिक्कत नहीं मुझे, कौन सबसे इजिली, कौन सबसे इजिली आर कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा मतलब C प्लस, कार्बोकेटायन यहां पर क्या हो गया, C पे प्लस आना, C प्लस बनेगा। इस सवाल का जवाब आप आराम से देख के दो, 3 दिया है मैंने, 1, 2, 3। 3 कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड सबसे आसानी से जो है कार्बोकेटायन बनेगा, सोचो। तो देखो, जब भी किसी सॉल्वेंट में इन तीनों को डाला, चलो 1 बाय 1 हमने मान लिया कि तीनों को हमने एक सॉल्वेंट में डिप कर दिया है, तो तुम ध्यान से देखो, अगर यहां पर हम बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन तीनों में मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि जो सबसे नीचे वाला है ये बॉन्ड बहुत ईजिली टूट जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो इस पे आएगा प्लस, और इसको प्लस आने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो इसको इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। तो ये बहुत ज्यादा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये आसानी से अपना जो ये वाला बॉन्ड था इसको तोड़वा लेगा। तो पता ना कि स्टेबल हो जाएगा। रिलेशनशिप में नखरे कब होते हैं भाई, रिलेशनशिप वगैरह में नखरे कब होते हैं, जब सामने वाले को पता हो, दो दो पार्टी हैं जो जिनके बीच में रिलेशन बना हुआ है, उनमें से किसी एक पार्टी को ये पता हो कि हाँ भाई तुम्हारे जाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास और ऑप्शंस हैं, मैंने बैकअप में रख रखा है ऑप्शन। तो उस वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। अगर हम सबसे थर्ड वाले कंपाउंड की बात करें तो वो बहुत ईजिली अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, क्योंकि उसको पता है उसके पास 3 ऑप्शन है जो उसको तुरंत इलेक्ट्रॉन देने पहुंच जाएंगे। ठीक है, जबकि अगर बात करें सबसे ऊपर वाले की, फर्स्ट कंपाउंड की, तो उसको मालूम है कि नहीं यार, यहाँ पे अगर बॉन्ड टूटा तो कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि सबसे आसानी से इन तीनों में कौन कार्बोकेटायन बनाएगा, थर्ड वाला सबसे इजीली बनाएगा, थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ये सीक्वेंस रहेगा। क्योंकि कार्बोकेटायन आसानी से थर्ड वाला बना सकता है, इसलिए रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से अगर बात करें, SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन कौन करेगा, 3 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। जाहिर सी बात है, जो 3 डिग्री वाला अल्कोहल है वो सबसे आसानी से रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आसानी से कार्बोकेटायन बना सकता है ना। बिना कार्बोकेटायन बनाए SN1 रिएक्शन होगी कहां मेरे भाई, ये तो सोचो। तो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, एक मिनट, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। आई बात समझ में, यस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और ये सेम टॉपिक दोबारा भी एक बार मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊंगा वहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, SN1 मैकेनिज्म की कहानी तो तुमको समझ में आ गई, ये तो पूरी कहानी SN1 मैकेनिज्म थी, ये तो समझ में आ गई। SN2 के बारे में क्या कहोगे, SN2 के बारे में देखो, SN2 का मेन मेन कहानी किस पे डिपेंड कर रहा है, SN2 में मेन कहानी इस बात पे डिपेंड कर रही है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल, रंग बदल लो पहले, हाँ, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल कितनी इजीली कार्बन पे अटैक कर पा रहा है, हमारा न्यूक्लियोफाइल
कितनी इजीली कार्बन पे अटैक कर पा रहा है बैक साइड से। तो चलिए इसका भी मैं एक बढ़िया सा डेमोन्स्ट्रेशन तुम्हें देता हूं। मैंने 3 कंपाउंड आपके सामने लिखे, RCH2OH, फिर दूसरा लिखा RCHOH, सॉरी 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 OH, और एक क्या लिख दिया, RCH, R' एक को मैंने बोल दिया, सबसे ऊपर वाला क्या हो गया 1 डिग्री, दूसरा हो गया 2 डिग्री और तीसरा हो गया 3 डिग्री। सवाल क्या है, विच, अंग्रेजी हटाते हैं, हिंदी में समझाते हैं, किस पे, ध्यान सुनना, किस पे बैक साइड से अटैक, बैक साइड से अटैक इजिली हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। सोचो आराम से, किस पे बैक साइड से अटैक इजिली हो जाएगा। 1 2 3 में से कौन, वो एक बूढ़े अंकल की इस टाइम मैजिक वाली वीडियो आती है 1 2 3 वही बताओ, इन तीनों में सबसे ज्यादा इजिली किस पे अटैक हो जाएगा, पहले वाले पे, दूसरे वाले पे या तीसरे वाले पे। तो मैं कह सकता हूं कि देखो इस पे है निगेटिव, देखो इस पे है निगेटिव और इस पे है पॉजिटिव, यहाँ पर इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि कार्बन हमेशा पॉजिटिव रहेगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है। जो निगेटिव पॉजिटिव का रूल होता है ना बेटा, ये पूरी तरीके से रिलेटिव होता है, कि मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता है कि नहीं ये चीज निगेटिव ये चीज पॉजिटिव। किसके साथ कुछ, अरे यार OH लिख दिया क्या, नहीं सॉरी सॉरी, सी लिखने दो। किसके साथ कौन जुड़ा है, अब इसे कार्बन अगर ऑक्सीजन से जुड़ा है तो कंपैरिजन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि किसमें अटैक सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है। देखो अगर अटैक करना हो न्यूक्लियोफाइल को इस वाले पे, या फिर अटैक करना हो इस वाले पे, और अटैक करना हो, तुम्हें समझ में आ रही होगी कहानी थोड़ी थोड़ी पक्का, इस वाले पे, तो सबसे आसानी से अटैक कर पाएगा वो पहले वाले पे। क्यों, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक R लगा है, तो भीड़ है कम, भीड़ है कम, तो इस वाले कार्बन पे अटैक करना बहुत इजी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम क्राउडेड है, लेस क्राउडेड। सबसे ज्यादा लेस क्राउडेड कौन है 1 डिग्री, उससे कम, उससे ज्यादा थोड़ा सा क्राउडेड 2 डिग्री, और सबसे ज्यादा क्राउडेड कौन है 3 डिग्री। इस इफेक्ट को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, मैं लिखे दे रहा हूं, ये जो फिनोमिना हुआ है भीड़ भड़का क्राउडेड वाला, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंडर तो मतलब तो समझते ही हो ना, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस, तो हम देख सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सबसे ज्यादा आसानी से कौन अटैक कर सकता है भाई, सबसे ज्यादा आसानी से अटैक कर सकता है, किस पे अटैक हो सकता है, यहाँ पर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिख दे रहा हूँ कहीं पे SN2 में, कहीं एक जगह थोड़ी सी जगह निकालते हैं, हाँ ही लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तुम साथ में अलग से नोट बनाते चलना, मेरी तरह घमंजा ना बना देना नोट्स बनाना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या चलेगा भाई, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 3 डिग्री अल्कोहल। तो अगर हम समराइज करें इन दोनों बात को, SN1 और SN2 को, तो क्या समराइज करने के बाद क्या पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आएगा, देखते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं SN1 और एक तरफ लिख लेते हैं SN2, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल से एक न्यूक्लियोफाइल को हटाया जाता है दूसरे न्यूक्लियोफाइल के मदद से। इसमें भी क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल को हटाया जाता है दूसरे न्यूक्लियोफाइल के मदद से, ऐसे, ठीक है। ये सब तो सिमिलरिटी हो गई। अब डिफरेंसेस देखते हैं क्या है। सबसे पहला डिफरेंस, इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। SN1 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो कार्बन पे प्लस चार्ज करके एक क्वांटिटी बनती जरूर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन वगैरह नहीं होता है, इसमें होता है बैक साइड न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम बैक साइड, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो
अगर SN1 की बात करें तो इसमें 3 डिग्री की रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो अगर हम बात करें तो तीनों में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो SN1 में 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जबकि SN2 की अगर बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, वही सेम बात, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। आई बात समझ में? और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन सब कुछ अगर जान लोगे यहीं तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरे कुछ अधूरी नॉलेज ही हमें दोबारा लेक्चर बनाने का मोटिवेशन देती हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे भैया प्रिपरेशन ऑफ देखो, आज से हम लोग अपना लेवल अप कर रहे हैं, इसलिए ये सब बातें पहले ही बता दी, क्योंकि मुझे नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ाना है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया देखना है इस बार। तो प्रिपरेशन ज़्यादा लेवल अप नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ही लेवल अप कर रहे हैं, क्योंकि जिस एक स्टूडेंट ने ये भी बोर्ड किया था कि नहीं लेवल अप ना करो, और वो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। ठीक है, 1 मिनट रुकना, मेरे हेडमास्टर सर का कॉल आ रहा है। हाँ, तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। तो पहले मोटे मोटे लेवल पे क्या करते हैं, सारे मेथड को एक एक करके थोड़ा सा दिमाग में रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लाइन से हम लिखते जा रहे हैं, इन मेथड्स को थोड़ा थोड़ा दिमाग में तुम अपने होल्ड करने की कोशिश करो। अगर थोड़ा थोड़ा होल्ड हो जाएगा ना तो बहुत बेहतर रहेगा। तो सबसे पहला फ्रॉम, इसके अंतर्गत है, ये अल्कोहल तो एक तरफ रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ क्या रहेगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा भाई, सब में एक तरफ तो अल्कोहल फिक्स है, एक तरफ तो अल्कोहल फिक्स है, पहले हो जाएगा अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ, ये हो गया पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 नंबरिंग ही डाल देते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, अल्कोहल के साथ HBr, और तीसरा क्या हो जाएगा, अल्कोहल के साथ HI। तुम्हें लग रहा होगा हाँ यार सब एक ही ग्रुप के तो हैं, HX हैं सारे के सारे, हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो एक ही मेथड की तरह होगा, बहुत अलग हैं तीनों, इसलिए 3 अलग मेथड हैं। एक तरीके के जितने भी होंगे वो एक ही टॉपिक के अंदर जाएंगे, तो ये तीनों सच में अलग मेथड हैं, इसलिए इनको मैंने 3 अलग जगह लिखा है। चौथा देखते हैं। देखो तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हें कुछ ऐसा पढ़ने को मिलेगा जो तुम पहले पढ़ चुके हो, तुम कहीं पे भी यूट्यूब पे पढ़ोगे तो वो इससे अलग होगा, इसलिए घबराना नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के सालों सालों साल मेहनत करके ये तरीका बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई अपना, नेक्स्ट हो जाएगा अपना PX3, पांचवा मेथड कौन हो जाएगा, PX5। बहुत आसानी से याद करा देंगे, सबसे पहले हो गया HCl वाला मेथड, फिर हो गया HBr वाला मेथड, फिर हो गया HI वाला मेथड। कौन कौन, HCl, HBr, HI। ठीक है, ये 3 मेथड पहले हमने सीख लेंगे सबसे पहले, फिर 2 मेथड और सीखेंगे। एक सीखेंगे कि कैसे, रुको पूरा लिख देते हैं इसको, एल्कोहल प्लस PX3 को क्या नाम देंगे, फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स, फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स। अच्छा, ऐसे ही एल्कोहल प्लस PX5, तो PX5 को क्या नाम देंगे, फास्फोरस पेंटाहाइलाइड्स, 5 है ना तो पेंटाहाइलाइड्स। अच्छा, यहाँ पर X लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जब 5-5 बॉन्ड बनाने होंगे, ये मैंने लास्ट ईयर आपको एक सवाल बताया होगा 11th में, अगर हमने नहीं बताया होगा तो किसी ने जरूर बताया होगा कि जब फास्फोरस से 5-5 बॉन्ड बनाने होते हैं तो Br हो गया, आयोडीन हो गया, इनका एटम इतना बड़ा होता है ना कि वो बड़े बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और 5 बॉन्ड्स बनते समय 2 एक्सियल बॉन्ड ऑलरेडी बहुत बड़े होते हैं। तो ऐसे में अगर तुम बड़ा एटम चूज करते हो वहां पर बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो बॉन्ड स्टेबल ही नहीं रहेगा, वो पहले ही टूट जाएगा। तो इसलिए सिर्फ क्लोरीन ही वो एटम है जो इस साइज का बॉन्डिंग को बेयर कर सकता है। तो इसलिए तुम PCl5 विदाउट डाउट लिख दो, PBr5 हो ही नहीं सकता ना, और फ्लोरीन वाली मेथड हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अभी कितना मेथड हुआ, 5 मेथड हुआ, यानी 2 मेथड अभी और बचे हुए हैं। तो 2 मेथड और कौन कौन से हैं, एक है आपका बेस्ट मेथड, कौन हो जाएगा ये, इसको मैं दूसरे रंग से लिखे दे रहा हूं। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि हमें बनाना है एल्कोहल से हेलो एल्केन और इसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा, आप एल्कोहल को रिएक्ट करा दो भैया SOCl2 से। इससे SOCl2 जिसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, नाम याद रखना भैया, नाम याद रखना गुड्डू पंडित, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर वाला को तो नाम याद रहेगा ही, फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स और फास्फोरस पेंटा हैलाइड बोल रहे थे, लेकिन क्योंकि क्लोराइड लिख दिया तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड बोलोगे अब तुम। तो ये 6 मेथड मैंने लिखे, एक कोई और छूट रहा है, एक कोई छूट रहा है, वो भी हम लोग को लिखना पड़ेगा।
ठीक है भाई, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, PX3 हो गया, PCl5 हो गया, SOCl2 हो गया, एक और है देखो, ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल प्लस X2। X2 मतलब हेलोजन गैस, लिटरली हम यहाँ पर हेलोजन गैस लेंगे, हेलोजन गैस नहीं, हेलोजन लिक्विड लेंगे, सॉलिड लेंगे, क्योंकि इस समय जो हमने X2 लिखा है, ये X2 कौन कौन हो सकता है, ये X2 दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो Br2 हो सकता है, ये कौन कौन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है X2 की, या तो ये Br2 हो सकता है, या तो ये I2 हो सकता है। ये जो हम मेथड लिखने जा रहे हैं ये तभी काम करेगा जब ये दोनों होंगे, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। पूरा मेथड याद रखना, रेड फास्फोरस। आइए फटाक से तुमको रिवीजन कराते हैं। अब कॉपी देख, मतलब जो नोट्स लिखा हुआ है उसको देखना बंद करो, तुम मेरी बात सुनना चालू करो। सबसे पहले अल्कोहल, अल्कोहल प्लस करके बोलना, नहीं बहुत मारेंगे बाद में, उधर का याद रहेगा, ये याद ही नहीं रहेगा किससे रिएक्ट कराना है। तो सबसे पहले बोलो HCl के साथ, वेरी गुड, अल्कोहल प्लस HCl। दूसरा अल्कोहल प्लस HBr, वेरी गुड। तीसरा अल्कोहल प्लस HI, तीन ये हुए। चौथा अल्कोहल प्लस PX5, सॉरी अल्कोहल प्लस PX3, क्या बोला मैंने, अल्कोहल प्लस PX3। पांचवा अल्कोहल प्लस PX5, PX3 PX5, PX3 PX5, फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स, फास्फोरस पेंटाहैलाइड, पेंटाहैलाइड के तौर पर हम सिर्फ क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे। पांच मेथड हुए। और छठा कौन हो जाएगा, बेस्ट मेथड। छठा कौन हो जाएगा, बेस्ट मेथड। छठा कौन हो जाएगा, बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड क्या है, अल्कोहल प्लस SOCl2, अल्कोहल प्लस SOCl2, अल्कोहल प्लस SOCl2, जिसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। छह मेथड ये हो गए। सातवां मेथड है कि अल्कोहल के साथ हम ले ले X2, और ये लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, और यहाँ पर जो X2 है वो हो जाएगा या तो Br2 या तो I2। अगर आप इस तरीके से याद नहीं करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से क्लासिफाई कर करके, तो मेरी गारंटी है तुमको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अगर तुम इस तरीके से मेरे साथ याद करते गए तो तुम देखना कि तुम्हें क्या कॉन्फिडेंस आता है। छोड़ देना पढ़ना मुझसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर नहीं आया तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने आपको 7 मेथड जो है ऐसे रफ वे में लिखवा दिया है, इसको आप लोग याद रखना कि इसको आप रफली आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसको लिख दे रहा हूं ऐसे करके, ठीक है। ये आप लोग रफ तरीके से याद रखना, और इसी से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। क्विक रिवीजन आप हमेशा जब भी कॉपी में करोगे तो वो यहीं से करोगे, इतना ही देख के, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए आप सिर्फ इतना पार्ट इस्तेमाल करोगे, ठीक। अब आगे आते हैं मेन मेथड पे। तो देखिए इसमें सारी रिएक्शन को हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब उतनी यूजफुल है नहीं। हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे जो ज़्यादा यूजफुल है। इनमें से सबसे पहले वाली, तो सबसे पहले कौन सी हो जाएगी, एल्कोहल, एल्कोहल प्लस, डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन नहीं लिखते हैं, एल्कोहल प्लस, अरे बाप रे, डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन नहीं लिखते हैं, एल्कोहल प्लस HCl, ठीक है। ये रिएक्शन जब भी होगी तो ये होगी इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 अगर मौजूद नहीं रहेगा, अगर HCl के साथ ZnCl2 मौजूद नहीं रहेगा, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी वो बाद में तुम सीखना, अभी तुमको हम जितना बता रहे हैं वो पहले सीखो। चलिए इस रिएक्शन में होगा क्या, सीधे सीधे देख लो। ये जो H है और ये जो Cl है, ये अलग हो जाएंगे। कैसे अलग होंगे सब बाद में बताता हूँ। और क्या होगा, देखो Cl हमारा जो है वो एक निगेटिव एंटिटी है कि नहीं, यानी न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, और यहाँ पर ये OH हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। और यहाँ पर Cl की अगर बात करें, थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ साफ साफ, HCl की बात करें तो Cl निगेटिव और H क्या है, पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है ये सारी की सारी रिएक्शन कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक निगेटिव एंटिटी दूसरे निगेटिव एंटिटी को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, और डिस्प्लेस करके क्या बना देगी, RCl। क्या बना देगी, RCl प्लस, प्लस में अगर हमें लिखना हो तो देखिए बचा गया एक H बचा और एक OH बचा। इसको डिस्प्लेस किया है ना OH को यहाँ से, तो ये OH बचा तो रह गया ना, और ये H और OH जब भी मिलते हैं हमेशा H2O बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी हो गई सिंपली रिएक्शन। फिर से एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, ROH, HCl और ZnCl2। ZnCl2 यहाँ पर कैटलिस्ट है, इसलिए आपने देखा कि इसका कोई मतलब नहीं है रिएक्शन से, इसके लिए रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है। कैसे करता है वो भी मैं बात करूंगा, कैटलिस्ट है। और यहाँ पर क्या हुआ, Cl ने OH को हटा दिया, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बन गया, RCl प्लस H2। आप लोग को याद हो गया होगा आई थिंक। अब चलिए इस रिएक्शन को अगर बोर्ड लेवल तक पढ़ना हो तो सिर्फ इतना आपके लिए सफिशियंट है। लेकिन ये सब क्यों हुआ, यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे हुई, यहाँ पर ZnCl2 का काम क्या था, ये सब तो आपको पता ही नहीं है। मेरे भाई तुमने अपने मन में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन पाल के रखा है कि जो कैटलिस्ट होता है इसका काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करना, फास्ट करना।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही काम नहीं है कैटलिस्ट का, अगर तुम ये सोचते हो तो गलत है। समटाइम्स कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन को कराता है, कराता है मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये ना हो तो रिएक्शन होएगी ही नहीं, ठीक है ना, ये होगा नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तेज और धीमे की तो बात छोड़ दो मेरे भाई कि तेज कर देता है धीमे कर देता है, ये नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी, इतना इंपॉर्टेंस है इसका। आइए समझते हैं कि इस रिएक्शन में ZnCl2 कैसे हेल्पफुल होता है इस रिएक्शन को कराने के लिए। अच्छा, छोटे मोटे कुछ और डाउट होंगे मेरे, जो थोड़े से कमजोर बच्चे हैं ज्यादा, कि भैया ये HCl एरो के ऊपर लिखा है, अगर इसको हम सामने लिख दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, बिल्कुल सही है मूवी। ये है हमारा रेजेंट, चाहे इसको तुम एरो के ऊपर लिखो, चाहे प्लस करके ROH के साथ में सामने लिखो। हाँ, जो कैटलिस्ट होता है उसको हमेशा एरो के पास ही लिखते हैं, चाहे एरो के ऊपर चाहे एरो के नीचे, ठीक है। तो ये रेजेंट है, रेजेंट को प्लस करके सामने लिखो चाहे एरो के ऊपर लिखो, कोई भी मैटर नहीं है। और ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है शायद, लेकिन बहुत वैल्यूएबल वीडियो बना रहा हूँ मैं, मुझे आइडिया है कि कितना वैल्यूएबल बना रहा हूँ। अगर इतनी बड़ी वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ना, टाइम पास तो कर नहीं रहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तुमको बताने जा रहे हैं ZnCl2 कैसे हेल्पफुल होता है इस रिएक्शन को कराने में। तो देखो ZnCl2 जो है बेटा, ये क्या होता है, ये होता है एक लुईस एसिड। ये होता क्या है भाई मेरे, लुईस एसिड, लुईस एसिड। अच्छा, लुईस एसिड क्या करते हैं, लुईस एसिड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड which have which have tendency which have tendency to accept to accept to accept a pair of electron, जिसके अंदर ये टेंडेंसी हो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, उनको हम बोलते हैं ZnCl2। तो आइए देखते हैं कैसे मदद करता है, और इस पूरी मदद का जो प्रोसेस होता है इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, ठीक है। तो आइए मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म बनाना भी बहुत आसान है, स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन अगर तुम पेशेंटली समझोगे तो तुम समझ जाया करोगे। देयर आर फ्यू टीचर्स जो कहते हैं कि नहीं मैकेनिज्म इसकी नहीं आएगी तो रहने दो, तो ऐसे नहीं मानना है, मतलब सबकी तो मैकेनिज्म नहीं पढ़ी जा सकती, बट जिस रिएक्शन के ऊपर ज़्यादा टाइम देते हैं लोग, मतलब जो इंपॉर्टेंट है किताब में, उसकी मैकेनिज्म नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना, तुम्हें कल को कुछ और भी करना है, सिर्फ इंटर पास करके घर में नहीं बैठना है, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले हमने बनाया एल्कोहल, ठीक है, ये बना अल्कोहल। अगर तुम मैकेनिज्म सही और अच्छी लिखना चाहते हो तो सबसे पहला काम तुम हमेशा ओपन स्ट्रक्चर बनाना हर एक कंपाउंड का, और साथ में मैंने लिखा ZnCl2, ठीक है। ध्यान से देखना अब क्या होगा। देखो ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लोन पेयर, और ये हमारा क्या है, ये है हमारा एक लुईस एसिड। अगर हम बात करें ZnCl2 की तो ये क्या है, लुईस एसिड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये लुईस एसिड है तो लुईस एसिड होने की वजह से ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब इसको अपनी तरफ गेन करने की कोशिश करेगा। अच्छा, गेन करते ही क्या होगा, मैं हर लाइन में एक स्टेप लिखूंगा, मतलब रिएक्टेंट सबसे ऊपर, फिर अगला स्टेप हो जाएगा प्रोडक्ट का। तो क्या हो जाएगा देखना, ये जब इसके पास जाएगा तो ZnCl2, क्योंकि ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस, इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस, और इसके साथ अटैच कौन हो गया बॉन्ड बना के, आर, और आर के साथ लगा हुआ ओ, यही ओ देखो ना, ओ ने अगर इलेक्ट्रॉन अपना पेयर डोनेट किया तो डोनेट का मतलब ये थोड़ा ना है कि दे दिया स्वाहा, अरे दे दिया मतलब तुमसे बॉन्ड बना लिया भैया, तो बॉन्ड बना लिया। और देखो इसके साथ एक एच भी लगा है, सामने एच लगा हुआ था, ये सब बहुत गड़बड़ होती है बच्चों में, तो ध्यान से सुनना, सामने एच लगा हुआ था, अब सामने तो एक कंपाउंड लिख दिया है तो उसको नीचे लिख देंगे। और क्योंकि इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, दोनों तो दिए नहीं होंगे, एक दिया होगा एक अपने पास रोका होगा और उसी से बॉन्ड बना। फिर से समझो, जैसे यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक जाके गया होगा इसके पास और एक इसी के पास रह गया होगा, तभी तो ये बॉन्ड बना। सोचो ना मेरे भाई, तभी तो ये बॉन्ड बना, नहीं तो बॉन्ड कैसे बनता। तो ऐसा हो गया, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया है इसलिए इसके ऊपर आ गया प्लस। यहाँ तक की कहानी तो क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ भाई, अब अगर इस सिचुएशन को तुम ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, जो कि इसको अनस्टेबल कर रहा है। तो इस सिचुएशन में ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी पॉजिटिविटी को मिनिमाइज करने के लिए वो आर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। आर के इलेक्ट्रॉन को याद रखना, ओ से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ओ पॉजिटिव है, ओ के ऊपर अगर प्लस है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तुमको लग रहा होगा सर पॉजिटिव चीज भी इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है, तो ये कीली मारना नहीं छोड़ रहा है कंटिन्यू, और पता नहीं क्या कर रहा है, दीवार में शायद उधर से छेद करके पृथ्वी के नीचे से निकालेगा, ये क्या है। हाँ, ओ और ओ प्लस में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ओ प्लस है, क्योंकि देखो जो चीज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है,
सामने वाले के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, कि वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को कितना ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तुम सोचो अगर O इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो जब उसके ऊपर आपदा आ जाएगी, मतलब प्लस आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तब वो किस कदर सामने वाले का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तुम खुद सोचो। ये बात बहुत लेट से पता चलती है लोगों को। तो हमेशा देखना O और O+ में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O+, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये काफी तेजी से इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इन जो यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके O के पास चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, ये बात आप अलग से लिख लेना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, यहाँ से R का इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास, R का इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास, जिसके वजह से R पे आ गया प्लस, और इधर क्या बन गया भाई, ZnCl2OH, ZnCl2, और ये वाला OH भी इसके पास आ गया, यहीं लगा दो कहीं OH, लो यहाँ लगा दें, और पूरे पे क्या है एक माइनस, पूरे पे क्या है एक माइनस। अब कहानी में एंट्री होगी किसकी, HCl की। भाई ये मत भूलना कि इस रिएक्शन में एक HCl भी था, खाली खाली ये थोड़ा ना रहेगा ZnCl2, एक HCl भी तो था। तो जो HCl रहेगा, HCl जो रहेगा, ये HCl आ गया कहानी में। अब इस HCl की अगर हम कहानी डिस्कस करें, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर Cl पे है निगेटिव, और ये R क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्लोराइड आयन चला जाएगा किसके पास, इस R+ के पास। देखो यहाँ पर कार्बोकेटायन बन गया है, यहाँ पर क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हुआ है यहाँ पर। अभी क्वेश्चन करा देंगे दो चार तो बस तुम्हारा पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा, तुम्हें जितना टेंशन हो रहा है अभी सब खत्म हो जाएगा। तो ये Cl जाएगा इसके पास, और जो ये H+ है, इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, इसको ये जिंक वाला कंपाउंड अट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या, भी बताता हूँ आपको। फिर देखिए, ये R के साथ निकल जाएगा, R के साथ Cl चला जाएगा, बन जाएगा RCl। यहाँ पे जो ये H है, और जो इसके पास मौजूद OH है, निगेटिव आयन के साथ, निगेटिव चार्ज, और ये वाला OH पूरा मिलकर H के साथ क्या बना देगा, H2O। और जो हमारा ZnCl2 है, वो ZnCl2 दोबारा से एज इट इज जैसा था वैसा ही पड़ा रहेगा हमारे सोल्यूशन में। इसीलिए कहा जाता है कि कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो रिएक्शन में पार्ट तो ले, मतलब रिएक्शन होते समय तो अपीयर हो, लेकिन रिएक्शन खत्म होने के बाद उसका कोई मतलब ना हो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में वो खुद ना पार्ट ले रहा हो, प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो। तो देखो यहाँ पर ना, प्रोडक्ट में कौन कौन आया, RCl आया और H2O आया। इसका H कहाँ से आया, HCl से आया। इसका OH कहाँ से आया, एल्कोहल से आया। ध्यान से सुनना, इसका R कहाँ से आया, एल्कोहल से आया। इसका Cl कहाँ से आया, HCl से आया। ZnCl2 ने सिर्फ इस काम को कराने में हेल्प करी। अब तुम खुद दिमाग ला के बताओ, अगर यहाँ पर हम ZnCl2 यानी कि लुईस एसिड ना लिए होते, लुईस एसिड ना लिए होते, तो क्या ये रिएक्शन होता, ये रिएक्शन पॉसिबल होती, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होती, बताओ। ऑब्वियस सी बात है, नहीं, नहीं पॉसिबल होती। तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। चलो ये बताओ, ये कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी थी, ये SN1 थी या SN2 थी, सोच के बताओ। क्योंकि इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हुआ है, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन अगर किसी भी रिएक्शन में होता है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, SN1 होती है। इसमें रिएजेंट क्या लिया गया था, सब लिख लेते हैं। रिएजेंट क्या लिया गया था भाई, रिएजेंट के तौर पर हमने लिया था HCl विथ ZnCl2। याद रखना इनका अपना एक नाम भी है, इसका अपना एक नाम भी है, लूकास लूकास रेजेंट। इसको बोलते हैं लूकस रेजेंट, ल्यूकस रेजेंट या ल्यूकास रेजेंट, जो भी आप कहना चाहो। तो रेजेंट इसमें ये हो गया। और बताइए इसके बारे में कुछ बात, लाइन से सब बात बताते जाइए इसके बारे में। ये भी एक पॉइंट में ऐड कर देते हैं। एक मिनट, ये रिएक्शन एक तरीके की क्या थी, NSR थी। ये रिएक्शन क्या थी, एक NSR थी। इसमें सबस्ट्रेट क्या था, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट बोले तो वो सब्सटेंस जिस पे रिएक्शन हुआ है, मतलब जो मेन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो ये हो जाएगा एल्कोहल। लाइन से सवाल ही है, सब समझो, सब अपने आप में सवाल है। और देखते हैं, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस जो हमने आपको रिएक्शन समझाई है, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। नाम याद रखना है, लूकस रेजेंट, ये मत भूल जाना, बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं खुद से लिखे दे रहा हूँ, HCl प्लस ZnCl2 को हम कहते हैं लूकास ल्यूकस रेजेंट, ल्यूकस रेजेंट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी भाई,
सबसे तेज रिएक्टिविटी तब होगी जब 3 डिग्री अल्कोहल हो, 3 डिग्री ROH, फिर 2 डिग्री ROH, फिर सबसे कम रिएक्टिविटी जब 1 डिग्री ROH हो। इवन 1 डिग्री ROH जो है वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसा भी नहीं कि नहीं ही करेगा, एक जुगाड़ है, करवा सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन नहीं करेगा किस पर, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। हीट करने पर, हीट करने पर कर देगा, हीट करने पर, हीट करने पर रिएक्शन कर देगा। ये जो इतना बड़ा आपको मेथड बताया, ये सबसे पहला मेथड था, एल्कोहल के हेलो एल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल, वो भी HCl वाला मेथड। HCl के साथ ZnCl2 होना जरूरी है, इसको बोलते हैं लुकास रेजेंट, और ये लुकास रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग, सबसे बढ़िया सवाल ये अरेंज वाले होते हैं, अरेंज द, चलो पहले ऐसे कर देते हैं, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग डू नॉट गिव रिएक्शन विथ लुकास रेजेंट, विथ लुकास रेजेंट, इनमें से कौन लुकास रेजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देगा। लाइन से लिखते चलते हैं, चलिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सबसे पहला CH3 CH2 Br, मोर देन वन सही हो सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये हो गया, ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट देखते हैं, CCH3 CH3 CH और सबसे लास्ट लिख लेते हैं CCH3 CH3 CH3 Br। एक और बचा है मेरे पास, चलो भाई, इतने मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखे हैं, ध्यान से इनको देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। आप बताओ इनमें से कौन कौन रिएक्शन नहीं देगा। बताओ, बहुत देहातियों वाला रंग सेलेक्ट कर लिया है शायद, तो बदल लेते हैं। देखो, अगर बात करें इसमें, तो तुमको लग रहा होगा ये नहीं करेगा क्योंकि ये 1 डिग्री है, कैसा है 1 डिग्री अल्कोहल, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो, टेंशन की बात नहीं है। आपको लग रहा होगा ये भी देखो 1 डिग्री है ना, देखो ना 1 डिग्री है, तो ये भी नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर आप गलत हो, यहाँ पर आप गलत हो, यहाँ पे आप गलत हो, ये वाला करेगा, ये करेगा, जो जो नहीं करेगा उस पर हम खुद टिक कर देंगे। तो ये करेगा भाई, ये ग्रीन है, ये करेगा, ग्रीन करेगा, करेगा को कैसे बताएं, हाँ हाँ सही तो है, करेगा, इसमें ये हटाओ। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो 2 डिग्री है, तो तुम भी कह रहे होगे 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, 2 डिग्री की रिएक्टिविटी थोड़ी कम ज़रूर होगी, इसमें रिएक्टिविटी भले से ज़रूर कम होगी, बट ये रिएक्शन करेगा, तो ये मेरा और तुम्हारा ओपिनियन सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है 3 डिग्री, और भैया अगर हम बात करें लुकास रेजेंट वाली रिएक्शन की, मतलब लुकास रेजेंट वाली रिएक्शन यानी HCl वाली रिएक्शन, तो भाई SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, और जितना मैंने आपको सिखाया उसके अकॉर्डिंग अगर कोई SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, अगर कोई SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो 3 डिग्री का तो रिएक्शन सबसे तेज होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि ये रिएक्शन हो जाएगी, और आप भी यही कहते हो, तो मेरा तुम्हारा ओपिनियन यहाँ मैच कर रहा है। अब लास्ट में देखो, आप देख रहे हो यहाँ पर ये कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ है Br, ये है 1 डिग्री, तो आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी। तो सामने हम जल्दी से कुछ सिंबल दे देते हैं कि कौन कौन सा कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल को सिंबल दे देते हैं हैश से। एक ये कंट्रोवर्शियल है, और एक कौन सा कंट्रोवर्शियल हुआ, एक ये कंट्रोवर्शियल हुआ, कि ये दोनों थे 1 डिग्री, इसमें 1 डिग्री है और इसमें भी 1 डिग्री है, फिर भी ये कैसे कर रहे हैं, आइए मैं समझाता हूँ। इसीलिए मैंने कहा था, जो क्लासिफिकेशन जब एक दिन बताया था ना, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक और एरिल,
तो कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सबका यूज है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन है, ये एलाइलिक नहीं है, ये एलिल नहीं है। जिस कार्बन से Cl जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन देखो डबली बॉन्डेड है। तो इसका फर्क पड़ता है कुछ, क्या फर्क पड़ता है अभी समझाता हूँ। यहाँ पर देखो ये क्या है, बेंजील है। तो इसमें देखो जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन डबली बॉन्डेड है, जो कि बेंजीन से बिलोंग कर रहा है, तो ये बेंजील है। ये समझाता हूँ ऐसा क्यों है। देखो अगर हम बात करते हैं इस कंपाउंड की, तो तुम कह रहे हो कि यहाँ पर जो है नहीं होगा रिएक्शन क्योंकि ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री रट लेने से काम नहीं चलेगा। SN1 मैकेनिज्म इसीलिए मैंने तुमको इलेबोरेट करके समझाई है कि कार्बोकेटायन बनाना होता है। मेन पर्पस क्या है SN1 मैकेनिज्म का, कार्बोकेटायन बनाना। और 1 डिग्री वाले कंपाउंड कार्बोकेटायन नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई मेंबर नहीं होता है। पर यहाँ ऐसा नहीं है। अगर ये बॉन्ड टूट जाए, ये वाला ये बॉन्ड टूट जाए, तो देखो यहाँ पर है डबल बॉन्ड। ये तीनों देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड रेजोनेंस से तुरंत जैसे यहाँ पर टूटेगा इसके ऊपर आएगा प्लस, क्योंकि अभी ये बॉन्ड टूटा नहीं इसलिए मैं इसको पार्शियल पॉजिटिव दिखा रहा हूँ। जैसे ही ये टूटेगा भाई ये वाला जो बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा और इस वाले पॉजिटिव को बैलेंस कर लेगा तुरंत। फिर तुम कहोगे सर यहाँ नहीं, यहाँ पॉजिटिव आ जाएंगे, नहीं तो ये वाला नहीं टूटेगा ऐसे करके, यहाँ ये वाला टूटेगा, ऐसे करके चलता रहेगा पूरा साइकिल। आई बात समझ में। तो दिस, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, इसमें हम ये बोलेंगे कि जब ये सिचुएशन आएगी, जब ये टूटेगा यहाँ पर आएगा CH2 प्लस, CH2 प्लस और Br माइनस अलग। तो ये जो कार्बोकेटायन बनाया है, दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबल, दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबल। स्टेबल होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा क्या, 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा क्या, 3 डिग्री को एकदम पीछे छोड़ देगा क्या। तो याद रखना इसकी जो स्टेबिलिटी है बेंजिल, बेंजिल वाले की, बेंजिल आयन की, बेंजिल आयन की जो स्टेबिलिटी होती है, पॉजिटिव चार्ज है तो बेंजिल आयन की जो स्टेबिलिटी होती है ये ज़्यादा होती है 2 डिग्री से, लेकिन कम होती है 3 डिग्री से। और 1 डिग्री से तो ज़्यादा ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली 1 डिग्री से ज़्यादा है तभी रिएक्शन दे रहा है। तो ये रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा। कर देते हैं इसको, घेरा मार देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये रिएक्शन करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये कार्बोकेटायन क्या है, ये कार्बोकेटायन स्टेबल है इसलिए रिएक्शन करेगा। ऐसे सिमिलरली अगर हम दूसरी वाली बात करें, एक मिनट, अगर हम दूसरे वाले कंपाउंड की बात करें तो उसमें क्या सीन था भाई, ये वाला देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br। यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ें हेल्प कर गई। देखो जैसे ही यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या कंडीशन आएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 पे प्लस और Br पे माइनस। तो जैसे ही ये सिचुएशन आएगी बगल से यार डबल बॉन्ड है, कहेगा मैं आ रहा है भाई, मैं आता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। वो आएगा यहाँ पे और इस चार्ज को वो करेगा स्टेबलाइज। फिर यहाँ जब प्लस आएगा तो ये दोबारा इधर चला आएगा, मतलब इसमें एक तरीके से डीलोकलाइजेशन का ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या है, क्वाइट स्टेबल है, ये भी थोड़ा सा क्या है, स्टेबल है, थोड़ा सा स्टेबल है। और थोड़ा सा स्टेबल होने की वजह से ये भी SN1 रिएक्शन करेगा और इसके ऊपर वाला भी SN1 रिएक्शन, इसके ऊपर वाला भी SN1 रिएक्शन करेगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा और ये एक अकेला सवाल 10 के बराबर है। बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो आई होप कि, मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। और प्लीज़ यार देखो हम लोग बेवकूफ़ नहीं है जो इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बना रहे हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं तभी वीडियोस बना रहे हैं। आप बिल्कुल भी मत सोचना कि एक दिन ऐसा आएगा कि 4 घंटे में हम हेलो एल्केन कंप्लीट कर लेंगे, करोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम छोड़ोगे, अभी बहुत कुछ बचा है इसी रिएक्शन में। तो तुम समझ सकते हो कितनी इलैबोरेट, और जब सब पढ़ लोगे तभी तुम्हारा IIT और नीट निकलेगा, तभी तुम बन पाओगे। इतना जब आदमी पढ़ता है इतना, तब इतना कहीं से उसमें वो यूज़ कर पाता है। और तुम पहले से इतना पढ़ना चाहते हो तो उसमें से यूज़ क्या करोगे इतना, थोड़ा सा समझदार बनो, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना, बाय बाय।